हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, यह न्यूक्लियस हमें सेल चैप्टर का एक टॉपिक है जिसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस का सबसे पहले डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, और ये जो टर्म है हमारे न्यूक्लियस, इसे भी दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने ही। ठीक है, यानी इसी का डिस्कवर भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था, और इसके जो टर्म है हमारे न्यूक्लियस, इसे भी किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने ही। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर फंक्शन। हमारे सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं ना, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस ही। जैसे हमारे बॉडी है, ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस जो है सभी प्रकार के यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यह न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस सभी प्रकार के यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, सिव ट्यूब सेल्स, इन सभी में न्यूक्लियस की संख्या 0 होती है, यानी नहीं पाया जाता है। जनरली जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम लोग यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। ठीक है, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया आरबीसी, ठीक है, सिव ट्यूब सेल्स, उसमें उससे हम लोग क्या कहते हैं? ए न्यूक्लिएट। ठीक है, उस प्रकार के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ए न्यूक्लिएट। और कुछ वैसे भी सेल्स होते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? बाई न्यूक्लिएट। ठीक है, और कुछ वैसे भी सेल्स होते हैं जिसमें 2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उस प्रकार के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा उसे ए न्यूक्लिएट, जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा उसे यूनि न्यूक्लिएट या फिर मोनोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? बाई न्यूक्लिएट, जिसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता हो। मल्टी न्यूक्लिएट, जिसमें 2 से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता हो। ठीक है, और आगे हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग मेनली 4 पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन सा? न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ठीक है, ये जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है वह 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। एक इनर, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वो रफ होते हैं। ठीक है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो की स्मूथ होता है। मैंने बताया कि इसके आउटर मेम्ब्रेन रफ होते हैं। कैसे? तो ये जो हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसे बहुत से तो नहीं, मतलब कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच्ड होते हैं। क्योंकि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे निकलता है? तो न्यूक्लियस से ही। ठीक है, और क्या, इस न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस का आउटर सरफेस जो है वो रफ दिखाई देता है। देखिए, ये है हमारे न्यूक्लियस का फिगर। इसमें देखिए, ये हमारा आउटर सरफेस है। तो आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस से हमें क्या दिखाई दे रहा है? इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है। ठीक, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये क्या दर्शा रहे हैं कि इस पर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है। ठीक है, और उस स्पेस को, उस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या होते हैं ना, कई जगहों पर फ्यूज कर जाते हैं और एक माइन्यूट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, माइन्यूट पोर का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्यूज हो गया ना, तो यहाँ पर एक माइन्यूट पोर का निर्माण किया, बहुत ही छोटे छेद का निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है और न्यूक्लियस के बाहर फ्लूइड होता है, उससे सब्सटेंसेस का सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप तो हम लोग जान ही लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म।
सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही हमारा न्यूक्लियस का दो और पार्ट पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। ओके, अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोलस को। ये न्यूक्लियोलस क्या होते हैं ना कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर मेनली एक ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक से अधिक भी पाए जाते हैं, लेकिन जनरली न्यूक्लियोलस जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक ही पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। और न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है ना कि आरएनए का और प्रोटीन दोनों का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्या ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, कौन, न्यूक्लियोलस। ओके, अब हमारा न्यूक्लियस का फोर्थ पार्ट है हमारा क्रोमैटिन। ये क्या होते हैं ना, थिन फाइबर्स होते हैं जो कि बस किसी प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मैंने वही यहाँ पे लिखा है, थिन फाइबर्स इज रेगुलरली अरेंज्ड है। मतलब वो किसी ऐसा नहीं है कि उस एक नियम के अनुसार वो अरेंज होते हैं कि एक के ऊपर एक, जैसे थैलेकॉइड था उस प्रकार से अरेंज होते हैं, उस प्रकार से अरेंज नहीं, ये किसी प्रकार से बस अरेंज होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इस क्रोमैटिन फाइबर जो है हमारे रेड कलर से जो मैंने दर्शाए हैं, इसका डिस्कवर किया था वाल्टर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, और ये जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर है ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है ना कि प्रोटीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड से अटैच्ड होते हैं। ओके, और इस ये जो हमारा क्रोमैटिन है ये क्रोमोजोम का निर्माण करता है, और उस क्रोमोजोम में 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। तो सोचिए, एक तो सेल इतना छोटा है कि हम लोग उसे नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जा रहा है। तो वो किस प्रकार से 2 मीटर लंबा डीएनए अटैच होता है, इसके बारे में हम लोग पैकेजिंग ऑफ सेल में पढ़ेंगे, तो वो हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्रोमैटिन के बारे में बताया। इस क्रोमैटिन से क्रोमोजोम का निर्माण होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने सुविधा के लिए क्रोमोजोम को वो एक अलग टॉपिक बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को इसके फंक्शन भी बता दिए अलग अलग पार्ट्स के, कि न्यूक्लियर इनवेलप का फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म का हमारा फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस और क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस का हमारा फंक्शन क्या था, तो ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन का हमारा फंक्शन क्या था, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्रोमोजोम को पढ़ेंगे।